तो डियर स्टूडेंट, हम आज जानने जा रहे हैं रेकोरेंस रिलेशन क्या होता है। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में हम इसको पढ़ते हैं तो क्या इसके मीनिंग लिए जाते हैं। रेकोरेंस रिलेशन को समझने के लिए आपको ज़रूरी है कि आपको सीक्वेंस का पता हो। सीक्वेंस जो है वो क्या होता है, कोई चीज़ आर्डर में लिखे हो तो उसे नंबर्स जब आर्डर में लिखे हों तो उसको सीक्वेंस कहते हैं। आर्डर का मतलब है या छोटे से बड़े की तरफ या बड़े से छोटे की तरफ, और ऊपर इनमें एक ख़ास रिलेशन भी हो। जैसे 1 के बाद अगर 2 है तो 2 के बाद 3 है, 3 के यानी 1 का गैप है। दूसरी लाइन में देखें तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 9, 9 के बाद, इसका मतलब है कि ये जो है ना, यहाँ पे 3 के मल्टीपल हैं सारे। 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आया, 3 को फिर 3 से किया, तो एक ख़ास रिलेशन है, तो सीक्वेंस कहलाया। अगर आप ऐसे नंबर लिखते हैं जैसे 1, 5, फिर उसके बाद 11, फिर 13, फिर जैसे कि कोई रिलेशन ही ना बन रहा हो, तो फिर आप उसे सीक्वेंस नहीं कहेंगे। उसके बाद है सीक्वेंस जो होते हैं अराइज कहाँ कहाँ होते हैं, मैथमेटिक्स में होते हैं, कंप्यूटर साइंस में, और मनी अदर जो डिसिप्लिन है जैसे बॉटनी या म्यूज़िक, इन तमाम में सीक्वेंस जो है वो जनरेट होते हैं। आपका क्वेश्चन ये है हाउ टू जनरेट इन म्यूज़िक। म्यूज़िक में ये होता है कि जब आप कोई चीज़ बजाते हैं, गिटार बजा रहे हैं, कुछ भी है, तो बेसिकली वो आपकी टेक्निक जो होती है वो सीक्वेंस के ऊपर होती है। वरना अगर वो जो आप टेक्निक से नहीं बोलते, जैसे हम बोलते हैं तो तब भी जब हम एक खास बात करते हैं किसी से, तो आपको उस बात की जब समझ आ रही होती है, दैट्स मीन के वो जो वर्ड्स हैं वो एक सीक्वेंस में होते हैं। और उनको अगर मैथमेटिकली भी देखा जाए तो आप देखेंगे कि वो नंबर तरतीब में आपके उनका एक ख़ास सीक्वेंस का रिलेशन होगा। लेकिन अगर आप देखते हैं जब कभी कोई वॉइस होती है, जैसे शोर हो रहा होता है ये वो, तो उसमें जो नंबर जनरेट हो रहे होते हैं, जो बीट्स जनरेट हो रही होती हैं, वो जो होती हैं बहुत बेतरतीबी सी हो रही होती हैं, जिसकी वजह से हमें बुरी सी महसूस हो रही होती हैं। तो इट मीन के सीक्वेंस जो है वो हमारी लाइफ का एक अहम जुज़ है। तो उसके बाद है वी विल इंट्रोड्यूस द टर्मिनोलॉजी रिप्रेजेंट सीक्वेंस। हम यहाँ पे कुछ जो है ना सीक्वेंस के बारे में इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले हमारे पास है जो हम यहाँ स्टडी करने जा रहे हैं, वो है डेफिनेशन। किसकी है जी? अ सीक्वेंस इज अ फंक्शन फ्रॉम अ सबसेट ऑफ इंटीजर्स यूजली आइदर द सेट 0, 1, 2, 3, 4 और 1, 2, 3, 4 टू द सेट एस। यानी कि हमें कोई क्वेश्चन दिया होगा और हमें कहा जाएगा, जैसे नीचे देख रहे हैं कि एग्जांपल दी गई है, कंसीडर अ सीक्वेंस ए एन वेयर ए एन इक्वल टू 1/n। अब ये जो 1/n स्टूडेंट दिया हुआ है, इसकी जगह या तो हम 0, 1, 2, 3, 4 से वैल्यू पुट करना शुरू करते होते हैं, या 1, 2, 3, 4 से आगे चलते रहते हैं। यानी कि हमेशा जो सीक्वेंस होता है उसकी डोमेन में आपने याद रखना है होल नंबर भी पुट किए जा सकते हैं और नेचुरल नंबर भी। जैसे जो नीचे दिया गया है ए एन इक्वल टू 1/n, इसमें हम 0 से पुट करना शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि रीज़न ये है कि आप अगर इसको 0 से पुट करना शुरू करेंगे तो वो फिर डेफिनेटली जो है आपको रिजल्ट उस तरह का नहीं देगा, क्योंकि वो फिर अनडिफाइंड हो जाएगा 0 के ऊपर। तो अब आपका सवाल ये है कि जो सीक्वेंस होता है वो एक फंक्शन होता है जो क्या होता है, ऑफ अ सबसेट ऑफ द इंटीजर। इंटीजर का सबसेट होता है, क्योंकि ये जो होल नंबर और नेचुरल नंबर होते हैं ये इंटीजर का सबसेट होते हैं। तो द नोटेशन, अब दूसरा पॉइंट जो है, द नोटेशन ए एन इज यूज टू डिनोट द इमेज ऑफ द इंटीजर एन। वी कैन थिंक ऑफ ए एन as the equivalent of fn, where f is a function from 0, 1, 2, 3 to s. We call an to term of the sequence. अब स्टूडेंट आपको जो जो बातें यहाँ समझाई जा रही हैं, सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि सीक्वेंस क्या होता है। तो आपने कहा कि सीक्वेंस एक फंक्शन होता है जो कि सबसेट होता है, यानी कि उसका नेचुरल नंबर का, और फिर उसको डिनोट जो है वो ए एन से डिनोट किया जाता है या बी एन से डिनोट किया जाता है, और जो या फिर इसे ये इक्विवेलेंट होता है, ए एन या बी एन जो है ना वो एफ एन के इक्विवेलेंट होता है। तो ये जो सीक्वेंस की टर्म्स होती हैं, यानी कि जो जैसे 1, 1/2, 1/3, 1/4, तो इसमें हर इंडिविजुअल जो वैल्यू है वो सीक्वेंस की टर्म है। जैसे 1 भी सीक्वेंस की एक टर्म है, 1/2 भी एक टर्म है, 1/3 भी एक टर्म है, 1/4 भी एक टर्म है। तो अब स्टूडेंट हमें जैसे एग्जांपल दी गई है कि ये ए एन दिया हुआ है 1/n। अब हमें कहा जाए कि फर्स्ट 4 जो है ना वो नंबर फाइंड करें, तो आप फर्स्ट 4 पहले n की जगह 1 रखेंगे तो 1 आ जाएगा, 2 रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, 3 रखेंगे 1/3, 4 रखेंगे 1/4। एक बात याद रखिएगा, हम पढ़ रहे हैं रेकोरेंस रिलेशन। याद रखें कि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, लेकिन आसान होने के बावजूद अगर आप इसको समझने की कोशिश नहीं करेंगे तो ये आपको मतलब इसका कोई आपको फ़ायदा नहीं पहुंचना। अब हम आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे बात करते हैं रेकोरेंस रिलेशन।
हमारा चल रहा है। अब हम आते हैं असल डेफिनेशन। क्योंकि आप सीक्वेंस को समझ चुके हैं, आप लोग ये पढ़ चुके हैं कि सीक्वेंस लाइफ में कहाँ कहाँ जनरेट होता है, हमारी ज़रूरत क्या है सीक्वेंस की। हमने कहा कि ये मैथमेटिक्स में होता है, ये चीज़ों को नंबर्स के लिहाज से एक ख़ास तरतीब में रखने के लिए होता है। बॉटनी के अंदर जनरेट होता है, म्यूज़िक के अंदर सीक्वेंस होता है, हमारे हम बोलते हैं तो वो जो बातें करते हैं उसके अंदर एक ख़ास सीक्वेंस होता है। तो जब सीक्वेंस नहीं होता तो वो चीज़ जो होती है वो ख़राब सी होती है, उसमें शोर हो सकता है, उसमें मतलब कोई भी डिस्टर्बेंस हो सकती है। अब इसमें डेफिनेशन में हम देखें कि आ रेकुरेंस रिलेशन for the sequence an is an equation that express an in term of one or more of the previous term of the sequence, namely a naught, a1, a n minus 1 for all integer n greater than equal to n naught, where n naught is a non-negative integer। अब मैं आपको रेकुरेंस रिलेशन की डेफिनेशन बताने लगा हूँ। अब स्टूडेंट होता यूं है कि जैसे कि आपको एक सीक्वेंस दिया हुआ है, अब आपको पता है कि सीक्वेंस की वैल्यू या 0 1 2 3 से शुरू करेंगे पुट करना n की जगह, या फिर हम 1 से शुरू करेंगे। लेकिन बाज़ दफ़ा वो बंदा हमें ये कहेगा आप 1 से शुरू ना करो, आप 50 से आगे शुरू करो। अब जब आप वो फिक्स कर देता है कि आपने सीक्वेंस जो है वो 50 से आगे निकालना है, तो डेफिनेटली 50 से शुरू करने के लिए आपको 50 से पीछे वाली टर्म की ज़रूरत होती है। यानी कि पिछली, इसका मतलब है पिछली टर्म वो आपको खुद दे देगा कि ये वैल्यू है, यानी 49 की वैल्यू ये है, तुम 50 से हल करना शुरू करो। तो इससे ये मुराद हुआ कि आपको, इसको कहते हैं रेकुरेंस रिलेशन, क्योंकि आपको प्रीवियसली कोई चीज़ दी होती है, उसकी बेस पे आप आगे निकालना शुरू करते हैं। मैं फिर इसको रिपीट करता हूँ डेफिनेशन को, ताकि आप इसे अंडरस्टैंड कर सकें। अ सीक्वेंस रिलेशन रेकुरेंस रिलेशन फॉर द सीक्वेंस एन, यानी कि हमेशा रेकुरेंस रिलेशन किसी सीक्वेंस के लिए होती है। इज एन इक्वेशन, ये एक इक्वेशन होती है दैट एक्सप्रेस एन इन टर्म ऑफ वन आर मोर ऑफ द प्रीवियस टर्म ऑफ द सीक्वेंस। यानी कि आपको या तो सीक्वेंस से पहले कोई एक इंफॉर्मेशन दी होगी या एक से ज़्यादा दी होगी। जैसे कि आप एफएससी मैथमेटिक्स में देखा करते थे, अगर नहीं भी देखा तो कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर देखा है तो बहुत अच्छा है कि बाज़ दफ़ा आपको कहा जाता था फास्ट 4 टर्म निकालो, लेकिन बाज़ दफ़ा कहा जाता था फास्ट 4 टर्म नहीं निकालो, लेकिन उसके साथ इनिशियल कंडीशन एक दी होती थी कि ए नॉट की वैल्यू ये है। तो वो आपके पास क्या बनता है, रेकुरेंस रिलेशन है। अब उसके बाद है, पॉइंट्स नोट करें ये दोनों पॉइंट। अ सीक्वेंस इज कॉल्ड अ सोल्यूशन ऑफ अ रेकुरेंस रिलेशन। एक सीक्वेंस जो होता है वो सोल्यूशन होता है किसी रेकुरेंस रिलेशन का, इफ इट्स टर्म सेटिस्फाई द रेकुरेंस रिलेशन। एक याद रखें कि जो रेकुरेंस रिलेशन होती है वो भी एक सीक्वेंस ही होता है, और सीक्वेंस का सोल्यूशन भी सीक्वेंस ही होता है। मैं रिपीट कर दूं, यानी कोई भी आपसे पूछता है रेकुरेंस रिलेशन होती क्या है, तो आप कहते हैं एक रेकुरेंस रिलेशन बेसिकली एक सीक्वेंस होता है, लेकिन उस सीक्वेंस के अंदर एक खास क्वालिटी है। उसकी क्वालिटी ये है कि उससे प्रीवियस इंफॉर्मेशन दी होती है। अब जब रेकुरेंस रिलेशन का जो सोल्यूशन होता है वो एक सीक्वेंस होता है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट है कि इनिशियल कंडीशन फॉर अ सीक्वेंस स्पेसिफाई द टर्म दैट प्रीसीड द फर्स्ट टर्म वेयर द रेकुरेंस रिलेशन टेक इफेक्ट। तो इनिशियल कंडीशन ऑफ अ सीक्वेंस जो है, सीक्वेंस की जो इनिशियल कंडीशन होती है फॉर स्पेसिफिक द टर्म द, तो उसको हम जो पहले दी होती है आप उसको समझ लें कि उसको हम क्या कहते हैं, इनिशियल कंडीशन कह रहे होते हैं। अच्छा, अब आप एग्जांपल्स देखेंगे तो आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी जो मैं आपको बता रहा हूं। अच्छा, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि अगर आपको लेट ए एन बी अ सीक्वेंस दैट सेटिस्फाई द रेकुरेंस रिलेशन ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 3, ये आपको सवाल दे दिया गया है। फॉर एन इक्वल टू 1 2 3 4, अब वो कह रहा है इसमें एन की जगह 1 रखो, 2 3 4 अप टू सो ऑन, एंड सपोज दैट ए नॉट इक्वल टू 2। अब देखें ए नॉट उसने खुद दे दिया है। वट आर A1 A2 A3, तो इससे पता चला कि ये रेकुरेंस रिलेशन है, क्योंकि इसमें an भी दिया हुआ है और इनिशियल इंफॉर्मेशन जो इनिशियल कंडीशन है जो क्या है ए नॉट इक्वल टू 2 वो भी हमें गिवन है। अच्छा स्टूडेंट, अगर आपको ए नॉट की वैल्यू ना दी होती तो फिर आप इसको हल ना कर पाते। उसकी रीज़न ये है कि आप देखें ऊपर क्वेश्चन में तो ए एन इक्वल टू ए एन माइनस 1 प्लस 3 है। जब एन की जगह आप 1 रखेंगे तो ए 1 साइड पे आ जाएगा, A1 इज इक्वल टू ए नॉट प्लस 3। अब आप इसे कैसे सिंप्लीफाई करते ए 1 को जब ए नॉट ना दिया होता। अब ए नॉट की वैल्यू दी हुई है,
जब आप n की जगह 1 रखेंगे तो a0 की जगह 2 रख के आप अपना a1 निकाल लेंगे। नीचे एग्जाम्पल में इसको निकाला गया है, लेकिन जब भी कोई वैल्यू निकाली जाती है, जब तक कॉपी के ऊपर बैठ के आप खुद नहीं निकालेंगे आपको उसकी समझ नहीं आएगी। तो इसलिए स्टूडेंट आपको जो इक्वेशन दी यहाँ पे सीक्वेंस दिया हुआ है an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 3, इसको कॉपी पे लिखें, फिर n की जगह 1 पुट करें, उसका a1 का आंसर निकालें, फिर n की जगह 2 रखें, a2 का आंसर निकालें। तो अब याद रखें कि जब हमें अगला आंसर निकालने के लिए पिछले आंसर की जरूरत पड़ती है तो इसी चीज को तो रेकुरेंस रिलेशन कहा जाता है। एग्जाम्पल का नीचे एक और एग्जाम्पल दी गई है, इसमें भी आपको a0 3 दिया गया है, a1 जो है वो भी 3 दिया गया है। तो अब पता ये चला कि इसमें दो कंडीशन दी हुई हैं, इसमें क्या है, दो इनिशियल कंडीशन दी हुई है। तो ये भी क्या है, रेकुरेंस रिलेशन है। इट मीन के इट इज वेरी इजी टू सॉल्व रेकुरेंस रिलेशन, क्योंकि इसमें जस्ट हमने वैल्यू पुट करनी है, हमें कोई दुश्वारी नहीं होती है। ओके, उसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पे हम एक कंडीशन देखने जा रहे हैं जिसके मुताबिक आपने अभी रेकुरेंस रिलेशन तो आपने पढ़ा है। तो स्टूडेंट हमारे पास है यहाँ पे फिबोनाची जो सीक्वेंस है या फिबोनाची नंबर क्या होते हैं, तो ये आपने जानना है। तो फिबोनाची जो सीक्वेंस है वो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे हमें f0, f1, f2 अप टू सो ऑन इज डिफाइंड बाय, एक तो इसकी इनिशियल कंडीशन है, जैसे f0 0 दिया है, f1 जो है वो 1 दिया है, और रेकुरेंस रिलेशन है f ने n इक्वल टू fn माइनस 1 प्लस fn माइनस 2। अब अगर आपसे कहा जाए फाइंड करें f4, f5, f6, f7, f8, तो डेफिनेटली आपने सबसे पहले स्टार्ट लेना है, n की जगह आपने रख लेना है जो है वो नंबर रखेंगे, क्योंकि f0 भी आपको गिवन है और f1 भी, तो आप n की जगह 2 रखेंगे। जब आप 2 रखेंगे तो डेफिनेटली फिर जाके आपको f3 मिलेगा, फिर जब आप 3 रखेंगे फिर 4 रखेंगे, इस तरह 5 और इस तरह करके बाकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे हम इसको मज़ीद एक्सप्लेन करते हैं। अब हम आते हैं यहाँ पे फाइंडिंग अ फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस जनरेटेड बाय द रेकुरेंस रिलेशन इज कॉल्ड सॉल्विंग ऑफ रेकुरेंस रिलेशन। आपसे पूछा जाए क्या मतलब होता है रेकुरेंस रिलेशन को सॉल्व करने का, तो आप कहते हैं कि फाइंडिंग अ फार्मूला फॉर द nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, यानी कोई सीक्वेंस का nth टर्म का फार्मूला फाइंड करते हैं तो उसको कहते हैं, ये जो होता है उसको हम कहते हैं कि सॉल्विंग ऑफ रेकुरेंस रिलेशन। सच अ फार्मूला इज कॉल्ड एक्सप्लिसिट क्लोज फार्मूला। वो जो फार्मूला होता है, यानी कि आपके पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है बड़ा सा, आप उस बड़े सीक्वेंस की nth जो टर्म होती है ना, वो होती है बेसिकली आपका सॉल्विंग द रेकुरेंस रिलेशन, यानी कि रेकुरेंस रिलेशन का हल कहलाती है। फिर आपसे कहा जाता है कि उस फार्मूले का क्या नाम होता है, यानी कि आपको एक टर्म दी हुई है 1, 3, 5, 7, तो इसको आप लिखेंगे 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1। तो ये जो आपने बनाया है, ये रिलेशन बनाई है, ये एक रेकुरेंस रिलेशन बनाई है। अच्छा, उसके बाद है इस फार्मूले को एक्सप्लिसिट फार्मूला कहते हैं या क्लोज फार्मूला कहते हैं। उसके बाद है एक्सप्लिसिट, इसको इसलिए कहते हैं, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है बाहर बाहर से, जिसका आपस में कोई उलझन ना हो। एक्सप्लिसिट इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब आप टर्म बना लेते हैं तो उसकी आप 1 रखते हैं तो पहला सोल्यूशन 2 रखेंगे, दूसरा इस तरह, यानी कि उसके अंदर एक एक वैल्यू रखते जाएंगे तो हमारे सोल्यूशन आते रहेंगे। और क्लोज इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो टर्म है ये तमाम टर्मों को अपने अंदर क्लोज किए हुए है। One technique for finding an explicit formula for the sequence defined by the recurrence relation is backtracking. Backtracking से भी इसको हल किया जाता है। अब आपको समझो backtracking होती क्या है। अब हम आते हैं backtracking के, इस पे एग्जांपल भी लेंगे। रेकुरेंस रिलेशन में आप देखें कि an आपको कोई सीक्वेंस दिया हुआ है और वो क्या है, an इज इक्वल टू an माइनस 1 प्लस 3, और n की जगह आपने रखना है 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, जबकि a1 की वैल्यू आपको 2 दी हुई है। अब स्टूडेंट सबसे पहले आप n की जगह 2 रखेंगे, जब n की जगह, अब इसने ये बताया है कि आप बैक ट्रैकिंग कैसे करते हैं। यहाँ से हम 2 रख के 3 रख के इस तरह भी सोल्यूशन निकाल सकते हैं, लेकिन इसमें ने बैक ट्रैकिंग की हुई है। कैसे देखें, an लिया है, उसकी वैल्यू है an माइनस 1 प्लस 3। अब उसने फिर क्या किया, जहाँ पे an है उसकी जगह फिर हमें पता है अगर an की वैल्यू an माइनस 1 प्लस 3 है तो इसका मतलब है कि जो an माइनस 1 है उसकी वैल्यू बन जाएगी an माइनस 2 प्लस 3। तो इस तरीके से आपका an माइनस 2 जो है वो 6 प्लस 6 या इस तरह बन गया है। जब आपने an माइनस 2 कर लिया है तो आप an माइनस 2 को दोबारा आप an माइनस 3 प्लस 3 रख सकते हैं, क्योंकि ये फार्मूला हम ऊपर से देख के बार बार खुद से बना रहे हैं।
एटलीस्ट ऐसे करते करते आप देख रहे हैं कि एट द एंड जाके हम पहुंच जाते हैं an-3 और ऐसे अप टू सो ऑन, तो हम a2 पे पहुंच गए, फिर a1 पे पहुंच गए, और जब a1 की वैल्यू हमें पता है तो 3n-1 पे पहुंच गए। यानी कि इसको कहते हैं बैक ट्रैकिंग। बैक ट्रैकिंग में हम ये करते हैं कि जो सीक्वेंस हमें दिया होता है, जैसे an की वैल्यू दी हुई थी, तो an की वैल्यू में से हम खुद क्यास आराई कर लेते हैं कि अगर an बराबर है an-1 प्लस 3 के, तो इट मीन कि an-1 जो होगा वो an-2 प्लस 3 के इक्वल होगा, यानी एक एक कम होता जाएगा। ऐसे करते करते हमने एक ऐसा जनरल रिलेशन बना लिया जिसमें n की जगह डायरेक्ट वैल्यू पुट करें तो कोई भी वैल्यू निकाली जा सकती है। इसको बैक ट्रैकिंग कहा जाता है। ये क्वेश्चन दोनों वे से सॉल्व किया जा सकता है, यानी n की जगह 2 वगैरह रख के भी, या बैक ट्रैकिंग से। उसके बाद है यहाँ पे देखें, ये आपसे कहा गया है कि ये तीनों एग्जांपल जो है आपने बैक ट्रैकिंग से सॉल्व करनी है। bn इज इक्वल टू 5 bn-1 प्लस 3, b1 की वैल्यू 3 दी हुई है। तो इसको कैसे बैक ट्रैकिंग से, सबसे पहले तो आप bn को इक्वल टू 5 bn-1 प्लस 3 लिखेंगे। अगले स्टेप में जहाँ bn-1 है उसकी जगह आप पुट कर देंगे ब्रैकेट के अंदर bn-2 प्लस 3, और फिर इस तरह पिछले सवाल की तरह इसको सिंप्लीफाई करते जाएं। ये तीन एग्जाम्पल आपको दी हुई हैं। अच्छा, उसके बाद है यहाँ पे फोबनीसी सीक्वेंस जो है वो आपको दिया हुआ है, यानी कि आपको पता है f0 f1 दिया हुआ है। आपसे कहा गया है 4 5 6 7 8 निकालें, ये बिल्कुल वही है। आप इसको बैक ट्रैकिंग से भी सॉल्व कर सकते हैं और आप इसे डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, इनकी जगह वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके। क्या पुट करेंगे इनकी जगह, आप शुरू करेंगे क्योंकि f0 और 1 आपको दिया हुआ है, आप f2 से पुट करना शुरू कर देंगे, या फिर बैक ट्रैकिंग से इसे सॉल्व करें। उसके बाद है स्टूडेंट यहाँ पे है, मैं चूंकि इस लेक्चर को लेंथी हो गया जल्दी से क्लोज करना चाह रहा हूँ, तो ये है लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन। लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन जो होती है, अ लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन ऑफ डिग्री के विद कांस्टेंट कोफिशिएंट इज अ रेकरेंस रिलेशन ऑफ द फॉर्म an इज इक्वल टू r1 an-1 r2 an-3। इस तरीके से ये जो लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं लीनियर होमोजेनियस रिलेशन ऑफ डिग्री के। इसको डिग्री के क्यों कहा हमने, क्योंकि इसकी जो टर्म जा रही हैं आर के तक जा रही हैं, आर द रियल नंबर एंड ए के इक्वल टू ए के नॉट आर के इज नॉट इक्वल टू 0। अब ये तीन खास बातें हैं। इट इज लीनियर बिकॉज द राइट हैंड साइड ऑफ द सम ऑफ द प्रीवियस टर्म ऑफ द सीक्वेंस ईच मल्टीप्लाई बाई अ फंक्शन एन। तो इसको हम लीनियर क्यों कहते हैं, पहला तो हमारा सवाल है इसको लीनियर क्यों कहा जाता है। दूसरे नंबर पे आपके पास है दूसरी टर्म है होमोजीनियस क्यों कहा जाता है, और तीसरे पे इसकी डिग्री के क्यों है। इन तीनों के सवाल के जवाब आपके पास लिखे हुए हैं। लीनियर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे राइट हैंड साइड जो आपको दी हुई है आप देख रहे हैं, वो सम एप द प्रीवियस टर्म ऑफ द सीक्वेंस ईच मल्टीप्लाई बाय फंक्शन ऑफ एन, यानी कि हर एक जो है फंक्शन ऑफ एन के मल्टीपल से हो रहा है। यानी कि आप देख रहे हैं an-1 an-2 an-3 के इस तरह है। होमोजीनियस ये क्यों है कि बिकॉज नो टर्म अकर दैट आर नॉट मल्टीप्लाइंग बाय द ए जे ऑफ एस, यानी कि कोई टर्म आप ऐसी नहीं देख रहे जिनके साथ, यानी ए का कोई वैल्यू राइट हैंड साइड पे देखें हर टर्म के साथ an-1 an-2 an-k मौजूद है। कोई टर्म अगर मौजूद होती जो खाली आर होती तो फिर आप कह देते कि ये होमोजीनियस नहीं है। इसकी डिग्री के क्यों है, क्योंकि इसके अंदर जो आप देख रहे हैं टोटल टर्म्स की तादाद जो है वो के है, इसलिए इसकी डिग्री के है। तो अभी ओवरऑल आपका क्या है, लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन। तो ये इस तरह की रिलेशन होती है। अब हम आते हैं एग्जांपल के तौर पे, ये देखिए लीनियर होमोजेनियस रेकरेंस रिलेशन में पहली रिलेशन दी हुई है Pn इज इक्वल टू 1.11 Pn-1, दूसरी रिलेशन, तीसरी, चौथी, ये सारी की सारी जो हैं ये लीनियर रेकरेंस रिलेशन है। सवाल पैदा होता है क्यों है, जैसे आप दूसरी वाली पॉइंट लें fn इज इक्वल टू fn-1 प्लस fn-2, तो इनके बाहर r किधर है, तो वो r की जगह यहाँ पे स्टूडेंट 1 1 है। तो ये जो है ना ये आपके पास तो ये हमारे पास जो है ये फाइनल हमारा रिजल्ट है जो कि यहाँ तक हमने इसे देखना था। तो ओवरऑल जो है रेकरेंस रिलेशन के बारे में आपने ये पढ़ा कि रेकरेंस रिलेशन को जानने के लिए सीक्वेंस का जानना ज़रूरी है, और सीक्वेंस की जो बेस होती है वो उसमें नेचुरल नंबर या होल नंबर पुट किए जाते हैं, और सीक्वेंस के अंदर रेकरेंस रिलेशन उस वक्त बनती है कि जब आपको सीक्वेंस किसी आगे वाली टर्म की कहा जाए कि आप इसको सॉल्व करें, यानी A5 फाइंड करें, A6 करें, जबकि बेसिक टर्म हमें दे दी जाएं तो हम कहते हैं कि जात में अगर इनिशियल कंडीशन दी हुई है तो वो रेकरेंस रिलेशन बनती है। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।